नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेट में। तो दोस्तों, हम लोग लगभग 7 प्रैक्टिस सेट खत्म कर चुके हैं जीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहाँ पर पूछे गए हैं। आज हम अगला सेट लेकर आए हैं 8वें नंबर का। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लगातार पढ़ो, लगातार रिवीजन करो, इसको क्वेश्चन सॉल्व करो। आप अपनी क्षमताओं को आप जांच सकते हैं कि आप कितना अभी आपको पढ़ना बाकी है और कितना आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कल 31 तक हम लोगों ने खत्म कर लिया था। 32 करते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन सा है। तो 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमापन कौन करता है, भारत की राष्ट्रीय आय का मापन कौन करता है। ये क्वेश्चन पर्सनली मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, सीसीओ या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका 32 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि आपका सीसीओ, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग जो होता है, सीसीओ जो होता है, वो आपका क्या करता है, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि एशिया का सबसे बड़ा प्रकाशिक दूरदर्शी ऑप्टिकल यंत्र कहाँ है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ पर लगाया गया है, दिल्ली में, मुंबई में, कालाबूर में या बेंगलोर में, जल्दी से बताएंगे। तो ये कहाँ पर है, कालाबूर में। कहाँ पर है, कालाबूर में। तो 33 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपडेट देख लेना, क्वेश्चन नंबर 33 में इसमें थोड़ा चेंजमेंट हुआ है शायद, मुझे लगता है। ये अब ऑप्शन के हिसाब से तो कालाबूर है, वरना अदरवाइज लद्दाख हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में कि भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है। भारतीय जो वेतन नीति है किस आधार पर दी जाती है, उत्पादकता के आधार पर, न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर, जीवन निर्वाह स्तर के आधार पर, या जीवन निर्वाह लागत के आधार पर। तो जल्दी से बताएंगे 34 का आंसर। तो न्यूनतम आवश्यकताएं, जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं होती है उसके तहत भारतीय वेतन, वो भारतीय वेतन नीति का आधार है। तो जो वेतन हमें दी जाती है वो किसके आधार पर दी जाती है, न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर हमें प्रोवाइड की जाती है। तो 34 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। 35 का है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का जनक कौन होता है। तो एड्स के बारे में ये बात कर रहे हैं कि एड्स क्या होता है, विषाणु, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह। तो विषाणु होता है, जीवाणु होता है, कवक होता है या प्रोटोजोआ होता है। तो जल्दी बताएंगे 35 का। तो एड्स हमारा क्या होता है, वायरस होता है। एड्स क्या होता है, वायरस। तो 35 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें भारत में अधिकतर मतलब सिंचाई जो है ना, जो सिंचाई की जाती है वो किससे की जाती है, तालाब से, नदियों से, नहरों से या कुओं से। तो जल्दी बताएंगे। तो अधिकतर भारत में जो सिंचाई होती है वो किससे होती है, नहरों के माध्यम से की जाती है। किसके माध्यम से, तो 36 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि नहरों के माध्यम से हमारे यहाँ अधिकतर सिंचाई की जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है। तो रबी, खरीफ, जायद, ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। तो गेहूं है, चना है, सरसों है, या इनमें सभी। तो 37 का जल्दी बताएंगे। तो गेहूं, चना, सरसों सभी रबी की फसल है, क्योंकि ठंड के मौसम में होती है। ये अक्टूबर नवंबर में इनका बोना होता है। तो ये सारी रबी की फसल है। 37 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, सी डॉट किससे संबंधित है। तो सी डॉट किससे संबंधित है, कंप्यूटर से, टेलीविजन से, टेलीमेटिक्स से या दूरदर्शी से। तो सबको पता ही होगा सी डॉट किससे है, तो कंप्यूटर से है। 38 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत में पर्यटन और होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है। तो भारत में पर्यटन और होटल उद्योग जो है उनको बढ़ावा देने का काम कौन करता है, IAAI, ITC, HIC या ITDC। तो जल्दी बताएंगे। इसको बढ़ाने का काम करता है ITDC, ठीक है। तो कौन काम करता है, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग को बढ़ाने का काम कौन करता है, ITDC करता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। जल्दी बताएंगे ITDC का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताओ मुझे। आगे हम बात करते हैं कि भारत के सर्वाधिक किस क्षेत्र में, किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं हैं। तो भारत में किस उद्योग में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, रबर उद्योग में, वस्त्र में, जूट में या चाय में। तो अधिकतर रबर में नहीं है, जूट में भी नहीं है, वस्त्र में भी, और चाय उद्योग में सबसे ज़्यादा। चाय उद्योग कहाँ है आपका, पूर्वोत्तर भारत में होता है, दक्षिण भारत में भी होता है चाय का उद्योग। तो 40 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चाय के उद्योग में सबसे ज़्यादा महिलाएं की संख्या। राउरकेला इस्पात किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कई उद्योग स्थापित किए गए थे, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राउरकेला कहाँ किया, किसके सहयोग से किया गया था। तो 41 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा आपका, जर्मनी की सहायता से। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, ठीक है। आगे बात करते हैं कि किस राज्य में सबसे अधिक कृषि भूमि है, 42 का। तो किस राज्य में सबसे अधिक कृषि भूमि है। तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषित भूमि कौन सी है, मध्य प्रदेश में। हाँ, ये है कि पठारी क्षेत्र है वहाँ पर, तो भूमि की उपज उतनी नहीं होती, वैसे जैसे चना वना हो गया तो वहाँ ज़्यादा होता है। तो सबसे अधिक भूमि कहाँ पर है, कृषित भूमि, वो मध्य प्रदेश में। आगे हम बात करते हैं कि किस फसल के लिए लाल मिट्टी सर्वोत्तम है। तो लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू या चावल। तो 40 तरीके जल्दी बताएंगे। तो लाल मिट्टी तंबाकू के लिए सुटेबल होती है। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए।
कि लाल मिट्टी किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो तंबाकू के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 44 की अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बताएंगे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है या बोन में है। तो सबको पता ही होगा कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये पेरिस में है। तो 44 का हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना में किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहती है। तो इसे किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है, तो जल्दी बताएंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को, राजस्थान को, गुजरात को। ये बताएंगे जल्दी से कि सरदार सरोवर बांध जो है ना वो किस नदी पर बना हुआ है, या सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है। तो मध्य प्रदेश हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान गुजरात हो गया, राजस्थान महाराष्ट्र हो गया, या उपरोक्त में सभी राज्य। तो ये सारे राज्य जो है ना, मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलता है, महाराष्ट्र को भी मिलता है, राजस्थान को, गुजरात को, चारों राज्यों को सरदार सरोवर परियोजना से लाभ मिलता है। तो उपरोक्त डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 45 का डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, रक्त का शोधन कौन करता है, मतलब रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है। तो आपकी तिल्ली, यकृत, अग्नाशय या गुर्दे। तो गुर्दे जो है ना रक्त का शोधन का काम करते हैं। तो 46 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे की मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम है, अगर मूल्य वृद्धि होती है तो उसके परिणाम क्या निकलते हैं। भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, असमताओं में बढ़ोतरी होती है, निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या उपरोक्त सभी। तो अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो क्या होता है, तो भुगतान शेष पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, असमताएं बढ़ जाती हैं, गरीब अमीरी बढ़ जाती है, निवेश पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि पहले कम लागत थी अब ज़्यादा लागत होगी। तो 47 का क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे उपरोक्त सभी। आगे की 48 निम्नलिखित में से भारत का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो शहरीकृत राज्य है वो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब या बिहार है। तो इसके ऑप्शन बाई ऑप्शन के हिसाब से तो आपका महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा शहरीकृत है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 48 का बी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं कि वैधानिक दृष्टि से मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है। तो प्रधानमंत्री कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में हमने पूरा पढ़ रखा है। तो वैधानिक दृष्टि से मृत्युदंड को क्षमा करने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। 49 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 50 कि केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है। तो केंद्र सरकार के जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री, संसदीय योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो प्रधानमंत्री तो नहीं, ठीक है, योजना आयोग का काम केवल योजना बनाना होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद समीक्षा करती है, संसद। तो 50 का भी। तो केंद्र सरकार के खर्चों पर जो नियंत्रण करने का काम होता है वो किसका होता है, ये आपका संसद का होता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ब्रिटेन वुड सम्मेलन से निकले हुए ये बैंक था। तो 51 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1946 में हुआ था विश्व बैंक की स्थापना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की राष्ट्रीय आय क्या है। अब राष्ट्रीय आय क्या है जल्दी से बताइए। सरकार की वार्षिक आय, आय का कुल योग, बजट का अनुमान या सभी सार्वजनिक उपक्रमों की आय। तो राष्ट्रीय आय क्या है, तो ये आपकी आय का कुल योग है। आय जितनी होती है उसका कुल योग बराबर राष्ट्रीय आय होता है। तो 52 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत डालते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं और बच्चा बार बार गलत करके आता है। तो लगातार इन चीज़ों को सॉल्व करते रहो, वहाँ पर यही सब आता है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं बना के दिया जाता है वहाँ पर। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचता कौन है। तो यहाँ पर नॉर्मली सबको पता ही होगा, चीन, जापान, फ्रांस या अमेरिका। तो अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारी है और इसने अपने व्यापार के चक्कर में दुनिया को नरक कर दिया है। पहले अफगानिस्तान को नरक कर दिया, ठीक है, फिर जाके अब यूक्रेन को नरक कर दिया है। और जहाँ भी देखो वहाँ अमेरिका अपनी टांग अड़ाता रहता है, डालता रहता है और देशों को बर्बाद करता है। अच्छा, एक चीज़ और देखने लायक है कि अमेरिका में कभी कुछ नहीं होता है। अमेरिका में एक बम नहीं फूटा है, लेकिन उसने दुनिया के हर हिस्से में बम फोड़वा दिया है। तो ये हिपोक्रेसी भाई सब क्या बोल सकते हैं। तो विश्व का कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी अमेरिका है। अब G15 क्या है, अब G15 क्या है, तो तटस्थ राष्ट्रों का समूह है, विकासशील देशों का समूह है, या विकसित देशों का समूह, या अविकसित देशों का समूह है। तो जल्दी से बताएंगे। तो G15 में आते हैं आपके विकासशील देश। कौन आते हैं, विकासशील देश आते हैं। एक होता है G20 जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं जो पूरे जीडीपी का 80% योगदान रखती हैं, उन्हें G20 बोलते हैं। G15 क्या है, विकासशील देशों का समूह। 54 का बी इज द राइट आंसर। आगे की 55 कि मिट्टी के मैदान पर निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है। तो मिट्टी के मैदान पर कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, या आपका फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, या विंबलडन। जल्दी से बताएंगे 55 का राइट आंसर क्या होगा। तो 55 का फ्रेंच ओपन। जो फ्रेंच ओपन है ये आपका मिट्टी के क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ध्यान रखना, कौन सा, क्ले कोर्ट पर। और बाकी के तीनों कमेंट करके बताओ कि विंबलडन, यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित में से किस स्थान को अरब सागर की रानी। तो अरब सागर की रानी किसे बोला जाता है, सबको पता होगा, नॉर्मल सबने पढ़ रखा है। तो कोचीन को अरब सागर की रानी बोलते हैं। 56 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 57 कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया। यही सारे क्वेश्चन डालते हैं, बहुत बार रिपीटेशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था 57 का, तो शाहजहां ने। किसने कराया था, शाहजहां ने कराया था जामा मस्जिद का निर्माण, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि जटिल परमाणु नाभिक को सरल नाभिकों में तोड़ना क्या कहलाता है। तो जटिल नाभिक जो परमाणु नाभिक हैं उनको सरल नाभिकों में तोड़ना क्या कहलाता है, विस्फोटन,
अंतर्विस्फोटन या संगलन या विखंडन? जल्दी से बताएंगे तो विखंडन। तो जटिल नाभिक होते हैं उनको सरल नाभिकों में तोड़ दो, विखंडन। और विखंडन प्रक्रिया पर कौन सा बम काम करता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि विखंडन प्रक्रिया पर कौन सा बम काम करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फुले, एमजी रनाडे, दयानंद सरस्वती या श्रद्धानंद? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है ये। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फुले ने। तो 59 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हसिया और तारा निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? जल्दी से बताएंगे। हसिया मतलब किसी देश के झंडे पर हसिया और एक तारा है, तो ये किसका है? स्वीडन का है, स्विट्जरलैंड का है, तुर्की का है जिसका नाम तुर्की हो गया फिर से वो, या ताइवान का है। तो 60 का जल्दी से बताएंगे। तुर्की जो है ना उसके झंडे पर क्या है? हसिया और तारा। इसको ध्यान रखेंगे। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 61। रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो रेफ्रिजरेटर में जो ठंडक का काम करती है तो कौन सी? अमोनिया है, CFC है, अल्कम है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो सबको ये नॉर्मली पता ही होगा, सबके घर में फ्रिज होते हैं। तो 61 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। CFC जो होता है ना, जिससे हमारी ओजोन लेयर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो CFC गैस वही गैस है जिसे रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के एलिस इन द वंडरलैंड। ये किताब बहुत पुरानी है, बहुत बार पूछी जाती है। ये किताब किसने लिखी है? तो बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो जाती है। तो एलिस इन द वंडरलैंड किताब किसने लिखी है? ये एलिस इन द वंडरलैंड लुइस कैरोल, एलिस इन द वंडरलैंड ल्यू टॉलस्टॉय। तो लुइस कैरोल ने लिखी हुई ये किताब, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 62 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 63। किस वित्त मंत्री ने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था? तो कौन ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने भारत का पहला आम बजट पेश किया था? तो 63 का, हाँ, PKM सेट्टी, ठीक है, PKM सेट्टी। 63 का ए राइट आंसर हो जाएगा। PKM सेट्टी जो थे उन्होंने भारत का पहला आम बजट पेश किया था। आगे हम बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखो विजयनगर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना विजयनगर को तुम्हें पढ़ना ही पड़ना है। और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार हम जितने भी सेट कर चुके हैं उसमें लगभग क्वेश्चन आया ही आया है। तो 64 का लगभग क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो हम्पी, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी, इसको ध्यान रखेंगे। 64 का सी। आगे हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जल्दी बताएंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना माउंटबेटन, नेहरू, क्रिप्स या हेरल्ड होमर? तो हेरल्ड होमर जो थे इस मॉडल पर आधारित थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। आगे और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने किसकी देखभाल के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया था? तो साइमन कमीशन यहाँ क्यों आया था? किसकी देखभाल के लिए? बैंकों की, उच्च शिक्षा की, रियासत की या संवैधानिक विकास की? तो क्वेश्चन नंबर 66 का डी आंसर हो जाएगा कि संवैधानिक विकास की देखभाल करने के लिए किस तरीके से भारत में संविधान का निर्माण किया जाए, इसको देखने के लिए साइमन कमीशन को कहाँ भेजा गया था? भारत में भेजा गया था, ठीक है। लेकिन ये 2 साल पहले आ गया था, 1927 में चला था। 1919 के आर्टिकल में ये बोला गया था कि 10 साल बाद इसको समीक्षा करनी है, लेकिन ये 2 साल पहले ही आ गया था। तो वो तो ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो लगातार हम इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आप लोग भी लगातार पढ़ते रहिए, इन सब चीज़ों को सॉल्व करके जाओ वहाँ पर। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे और जब फंसेंगे तो मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है। तो लगातार इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, इसी तरीके से मेहनत करो, जम के पढ़ाई करो। तो आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।